जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बायोलॉजी के प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज बिना देर की हुई आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बायोलॉजी का रहने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिना देर की हुई आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है कोशिका विज्ञान स्टडी ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले जानेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। तो कोशिका सभी सजीव अथवा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी संरचना होती है और जीव द्रव्य में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीव की कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीव की कोशिका आकार, स्वरूप की तथा संख्या में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कोशिका का आकार एवं आकृति कैसे होगी, यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं। अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों को ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती हैं। सभी सजीव में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूह में बांटा गया है। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के बारे में जानेंगे। जब जीव के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होती है वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक कोशिकीय जीव हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, याद रखिएगा। बहुकोशिकीय के बारे में जानेंगे। अब इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। उदाहरण सभी देखने वाले सजीव जैसे मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि। विभिन्न सजीव में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। कोशिका का विकास क्रम के बारे में जानेंगे। 1590 में जैनसन तथा एच जैनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क यानी पेड़ की छाल के टुकड़ों में किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका का मृत कोशिका था। 1683 में जीवित कोशिका यानी कि जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। ल्यूवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने केंद्रक नाम दिया। 1838-39 में जैकब स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका मतवाद प्रस्तुत की जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से निर्मित होता है। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद की प्रमुख बातें। प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिका से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाली अधरतल एवं दानेदार पदार्थ यानी जीव द्रव्य नाम दिया। 1846 में पुरकिंजे ने बाद वान मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य की खोज की। 1855 में रूडोल्फ विर्चॉव ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। 1861 में मैक्स सुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव्य का एक पिंड बताया। उनका यह मत
प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। 1831 में एमनॉल तथा इरस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, जिसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। कोशिका संरचना के बारे में जानेंगे। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका झिल्ली यानी पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, और जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया जाता है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है, जो दो प्रकार की होती है। पहला है जीव द्रव्य रचनाएं और दूसरा है मेटाप्लास्टस। जानेंगे जीव द्रव्य रचनाएं के बारे में। इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। ये रचनाएं हैं सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लवक, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका। ये सभी जीव द्रव्य रचनाएं हैं। आगे जानेंगे मेटाप्लास्टस के बारे में। यह निर्जीव रचनाएं हैं जिनमें न तो बढ़ने की क्षमता होती है और न ही विभाजन करने की। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत रसधानी, वसाकण, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पित्त आदि ये सब आते हैं। अब जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह लगभग 75 एंगस्ट्रम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय या चयनात्मक परागमय होती हैं, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस झिल्ली में दो परत प्रोटीन की तथा इनके बीच एक परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोल्सन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य के बारे में जानेंगे। यह कोशिका को निश्चित आकृति देता है। कोशिका झिल्ली जो है वह कोशिका को निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतरी रचनाओं को बाहरी आघात से बचाता है। कोशिका झिल्ली जो है यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। कोशिका झिल्ली एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सीलिया, फ्लैजेलिया तथा कुटपाद का निर्माण होता है। कोशिका द्वारा होने वाले परासरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होता है। अब जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में। पौधा तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के तरह न तो जीवित झिल्ली है और न ही अर्धपरागमय झिल्ली। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी भित्ति है। पौधे को कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य। यह भित्ति पौधे के कोशिका की रक्षात्मक परत है जो कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव सजीव है जो पारगमय होता है और यह कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देता है। अब जानेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कोशिका द्रव्य यानी जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य रंगहीन, अर्धपारदर्शक तथा अर्ध तरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक जल होता है। जल के अलावे जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य हैं। कोशिका द्रव्य में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद रहती है जिसे कोशिका अंगक कहते हैं यानी सेल ऑर्गेनल। अब जानेंगे अंतःद्रव्य जालिका के बारे में। तो एक महीन नलिकाओं का एक जाल जैसे संरचना के रूप में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह रचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है तो कहीं कहीं केंद्रक में केंद्रक झिल्ली से मिली होती है। यह संरचना लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। रफ ER यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ ER यानी स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतःद्रव्य जालिका को कोशिका यानी कोशिका द्रव्य का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर, क्लाउडे तथा कुलम ने किया, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण पोर्टर तथा कॉलमैन द्वारा किया गया था। अंतःद्रव्य जालिका को वर्तमान समय में एर्गोस्टोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अंतःद्रव्य जालिका के कार्य हैं, यहाँ अंत कोशिकाएं परिवहन का कार्य करती हैं। अंतःद्रव्य जालिका के नली में तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे यहाँ कोशिका द्रव्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित करती रहती हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्य अंतःद्रव्य जालिका द्वारा किया जाता है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है तथा खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती हैं। अंतःद्रव्य जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिन्हें प्रोटीन, वसा, हार्मोन का संश्लेषण होता है। जैसे मनुष्य के यकृत, अग्नाशय के कोशिका में अंतःद्रव्य जालिका की संख्या अधिक होती है। मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रव्य जालिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। जानेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर या अकेले या गुच्छे के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरते रहते हैं। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटी कोशिका अंगक है। कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में भी सभी को राइबोसोम मैसेंजर यानी mRNA के धागे समान से बंधे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का RNA से मिलकर बना होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S एवं 80S राइबोसोम। यानी 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, जैसे 30S तथा 50S। ठीक इसी प्रकार 80S राइबोसोम में भी दो सब यूनिट होते हैं, 40S तथा 68S। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्स तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जी प्लाइडे द्वारा किया गया। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट द्वारा किया गया। राइबोसोम के कार्य, यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब जानेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। कोशिका द्रव्य में यह मुड़े हुए छल्ले के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी का कार्य मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरते रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। डाल्टन तथा फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय के संरचना को 3 भागों में बांटा। सिस्टिनी छोटे ट्यूब्यूस एवं वेसिकल्स तथा बड़ी रसधानी। सर्वप्रथम इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, यानी गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने इस संरचना की खोज की तथा तंत्रिका कोशिका में की थी। कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जालिका वर्त उपकरण रखा था, परंतु बाद के समय इसका नाम गोल्जी काय पड़ गया। गोल्जी काय के प्रमुख कार्य, यह अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थ का पैकेजिंग, संग्रह तथा स्रवण करती है। यह कोशिका का मुख्य सेक्रेशन ऑर्गेनेल यानी श्रवण अंगक है। यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में मदद करती है। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम यह कोशिका द्रव्य की झिल्लीदार थैलिया जैसी संरचना है। इस थैली की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। लाइसोसोम पौधे के कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम में इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव्य एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचना को नष्ट कर सकता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे द्वारा किया गया। डी डुबे को इस कार्य हेतु 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने किया था, जिसके लिए डी डुबे को 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लाइसोसोम के प्रमुख कार्य, यह कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित कर कोशिका द्रव्य को साफ रखता है। यह आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करता है। यह
कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से संक्रमण से बचाता है। अब जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील है। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके भीतरी झिल्ली में अनेक अंगुली जैसा उभार निकला रहता है, जिसे क्रेस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से घिरे जगह को मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयन, कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम में 770 इस प्रकार के होते हैं। राइबोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका में कम तथा जंतु की कोशिका में काफ़ी ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। अब जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका शोषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है तथा शोषण के दौरान निर्मित एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। एटीपी जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। सबसे पहले किंग्सबरी ने यह बताया कि कोशिकीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बारबर्ग ने कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया। अब जानेंगे लवक के बारे में, प्लास्टिड। तो लवक केवल पौधे के कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाला सभी कोशिकांग में बड़ा है। लवक में खास वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट तथा अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक के बारे में जानेंगे तो यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक यानी क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में संपन्न हो जाती हैं। हरित लवक मुख्यतः हरी पत्तियां के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं, जिनकी व्यास 4 से 10 तथा मोटाई 3 से 4 तक होती है। हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी रहती है। यह दोहरी झिल्ली पारगमय होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरल युक्त गुहा यानी कैविटी को एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचनाओं को एस्ट्रोमा लेमल कहते हैं। एस्ट्रोमा लेमल के बीच चपटी एवं वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे थाइलाक्वाइड कहते हैं। थाइलाक्वाइड प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। थाइलाक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। थाइलाक्वाइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं को समूह को क्वांटम जोन भी कहा जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषी क्रिया के केंद्र और यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधा में ही पाया जाता है। वर्णी लवक इसे रंगीन लवक कहा जाता है, यानी वर्णी लवक को रंगीन लवक कहा जाता है। पौधा में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए वर्णी लवक ही उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक, गाजर में कैरोटीन नामक पाया जाता है, यानी गाजर का जो रंग होता है लाल, वो कैरोटीन नामक लवक से होता है। हल्दी का पीला रंग जो है वो जैंथोफिल से, और पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन से, टमाटर का लाइकोपीन, सेब का एंथ्रोसाइनिन। सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक वसा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फल में भी पाए जाते हैं। गौरतलब है कि हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णी लवक जो है हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। अब जानेंगे अवर्णी लवक के बारे में। तो यह लवक पौधा के उन भागों के कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। जड़, भूमिगत तना, आलू, प्याज में यह लवक मुख्य रूप से पाई जाती हैं। यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ का संग्रह करती हैं। यह लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे एमिलोप्लास्ट, यह एस्ट्रोच संग्रह करने वाला है एमिलोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन संग्रह करने वाला है, और यूरोप्लास्ट यह प्रोटीन संग्रह करने वाला है, और इलायोप्लास्ट यह वसा संग्रह करने वाला है। अब जानेंगे तारक का यानी सेंट्रोसोम के बारे में।
तो यह संरचना केवल जंतु कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी तारकाएँ जो है यानी सेंट्रोसोम यह केवल जंतु कोशिकाएं पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसा दिखता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसे संरचना होती है। इस संरचना को एस्ट्रलराइस कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसे संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रोइल कहते हैं। सेंट्रोसोम का नामकरण टी बोवेरी द्वारा किया गया। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब जानेंगे रसधानी के बारे में। तो रसधानी कोशिका की निर्जीव रचनाएं हैं। रसधानी मुख्य रूप से पौधे की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में काफ़ी छोटे आकार की रसधानी पाई जाती है या नहीं पाई जाती हैं। रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर झिल्ली द्वारा घिरी रहती हैं। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। पौधे की रसधानी में कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधे की कोशिका में जीव द्रव्य का निर्माण करता है। रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने के कार्य करती है। रसधानी जो है वो जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों की रसधानियाँ संकुचनशील होती हैं और यह रसधानी शरीर से कुछ एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ की रसधानियाँ संकुचन होती है और यह रसधानी शरीर से अपशिष्ट तरल पदार्थ का संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाओं का पता जीव वैज्ञानिक ने लगाया जो इस प्रकार हैं। स्फेरोसोम्स, इस पौधे की कोशिका को कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण का कार्य करता है। स्फेरोसोम्स कोशिका पंजर, यह प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु या जाल है जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। यह एक रचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति बनाए रखता है। अगला है प्रोक्सीसोम। प्रोक्सीसोम यह संरचना पौधे में प्रकाशीय शोषण में मदद करता है। प्रोक्सीसोम इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 का भी उत्पादन होता है। अगला है माइक्रोट्यूबुलस, यह छोटी छोटी नलिकाकार संरचना है जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। यह संरचना कोशिका को गति कराने में सहायक होती हैं। आगे है केंद्रक। तो सभी जीवित कोशिका द्रव्य के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावा ब्रिक यानी किडनी आकृति जैसा, घोड़े के पैर आकृति जैसा भी हो सकता है केंद्रक। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। कुछ कोशिका में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं जबकि कुछ ऐसे भी कोशिका हैं जिनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता है। केंद्रक की आकृति कोशिका की क्रिया पर निर्भर करता है। एक केंद्रक के संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला है केंद्रक झिल्ली। तो यह दोहरी परत की झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच जगह को पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के बाहर परत अंतःद्रव्य जालिका से, जबकि भीतरी परत को क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं जिन छिद्रों से कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच पोषक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को ही केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, DNA तथा RNA पाए जाते हैं। अगला है क्रोमेटिन जाल। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों का बना जाल क्रोमेटिन जालिका कहलाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, DNA तथा RNA से मिलकर बना होता है। केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन जालिका 2 तरह के होते हैं। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं तथा एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त रहता है जिसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेटेरोक्रोमेटिन निष्क्रिय रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। अगला है केंद्रिका। केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज फॉन्टाना के द्वारा की गई थी। केंद्रक में RNA का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय
केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। केंद्रिका कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है, न्यूक्लियस को। आगे है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं वे विकसित कोशिका है। विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है जो सभी पौधा तथा जंतु में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे। उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह कम विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जीवाणु में इस तरह की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका है। इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है। इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक वास्तविक केंद्रक युक्त कोशिका है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरदय जालिका का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी संरचनाएं मौजूद रहता है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं तथा इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का युक्त होता है। प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रिका रहता है, यानी यूकैरियोटिक में भी यह उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, परंतु वह सेलुलोज की नहीं बनी रहती है, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जानेंगे प्लांट्स और एनिमल्स कोशिका के बारे में। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक है। पादप तथा जंतु की कोशिका दोनों की कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक है और लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती हैं। कुछ कोशिकीय संरचना के दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके कोशिका के बाहर परत कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका के बाहर परत कोशिका झिल्ली होती है। आगे है पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका का आकार जो है वो जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। आगे है पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है, जबकि जंतु कोशिका आकृति अनियमित होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका की रसधानी काफ़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की रसधानी काफ़ी छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा यानी भोजन का संग्रह स्टोरेज के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में सीलिया जैसे प्रचलन अंग का निर्माण नहीं होता है। सीलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ये सभी मोस्ट प्रश्न हैं, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला है विसरण और परासरण। तो पोषक पदार्थ का सजीव के प्रत्येक कोशिका में पहुंचना तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। इसी कार्य हेतु सजीव में परिवर्तन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बने होते हैं। पदार्थ के परिवहन में विसरण तथा परासरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विसरण तथा परासरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होती है। विसरण द्रव्य, गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाए। विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं जहां उस अणु की सांद्रता कम होती है। पदार्थ का विसरण उसी तंत्र में होने वाले अन्य पदार्थ की विसरण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है।
प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र सिस्टम होने वाले पदार्थ का विसरण निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे से स्वतंत्र होता है। विसरण का उदाहरण जैसे कि विसरण द्वारा गैस यानी O2 तथा CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। विभिन्न पोषक पदार्थ को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है, यह विसरण द्वारा ही होता है। विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या कम दूरी तक ही सीमित होती है। विसरण की दर पदार्थ की आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थ का विसरण तेज गति से होता है और बड़े आकार का धीमा गति से। अब जानेंगे परासरण, ओस्मोसिस। परासरण की प्रक्रिया जल यानी विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण द्वारा जल अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तब तक गमन करते रहते हैं जब तक अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ जल की मात्रा संतुलित न हो। परासरण दाब। परासरणी दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाले जल या विलाय के गमन को रोक देता है। परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं का सीधा समानुपाती होता है। परासरण के उदाहरण, परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करता है। परासरण पौधे के कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा होता है, यानी पौधे के कोशिका में जल का संचलन जो है वो परासरण द्वारा ही होता है। परासरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीत रहते हैं जिससे वह अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। पौधे के पत्तियां से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण जो है वो परासरण द्वारा होता है। पौधे के जो पत्तियां हैं उसे पौधे के जो विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण जो होता है वो परासरण के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। पत्तियां में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने से परासरण की मुख्य भूमिका होती है। आगे है परासरण का कोशिका के साथ संबंध। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है जिसकी अपनी एक निश्चित परासरणी दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन कोशिका द्रव्य की तुलना 3 प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिणाम निकल कर सामने आते हैं वह इस प्रकार हैं। समपरासरणी विलयन, ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता तथा परासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है उसे परासरणी विलयन कहा जाता है। समपरासरणी विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्प परासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा परासरण दाब कोशिका रस से कम होती है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगता है जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन बढ़ जाता है। अल्प परासरी विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना अतः परासरण कहलाता है। अति पसारी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता एवं परासरण दाब कोशिका से अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। अति परासरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल निकल कर बाहर आ जाते हैं जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन घट जाता है। अति पसारी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकलना बाहरी परासरण कहलाता है। बाहरी परासरण के कारण कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद जीवद्रव्य संकुचित होकर कोशिका के एक कोने में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती है। इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण पद। अंतःशोषण, अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें गोंद, स्ट्रॉच, जिलेटिन, लकड़ी, सूखे बीज जल अधिशोषित कर फूल जाते हैं। सक्रिय परिवहन, जब पदार्थ के स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होता है तो इस परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। आगे है निष्क्रिय परिवहन, जब पदार्थ का परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं।
एंडोसाइटोसिस, एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को योग्य बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अगर अल्प पराश्रयी विलयन में रख दे तो अंतःपरासरण के कारण जीव द्रव्य पुनः अपने पहले वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। आगे है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत से यह स्पष्ट हुआ था कि नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है और इसमें केंद्रक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पुराने अथवा पैतृक कोशिका यानी पेरेंट सेल, नए अथवा सतती कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन पर निर्भर करता है, क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा ही नए कोशिका बनता है, पुनः कोशिका का समूह बनता है, अंततः जीव का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है: असूत्री, समसूत्री तथा अर्धसूत्री। तो सबसे पहले जानेंगे असूत्री विभाजन के बारे में। तो इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक यानी न्यूक्लियस लंबा होता है और फिर बीच से टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं, उसे असूत्री कहते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव्य का 2 भागों में विभाजन होता है और प्रत्येक भाग एक एक केंद्रक को घेर कर 2 सिराएं बना लेती हैं। असूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है और न ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। अब जानेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। इस कोशिका विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। यह कोशिका विभाजन जंतु तथा पौधे के कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन के 2 अवस्था है: कैरियोकिनेसिस, इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस अथवा अवस्था 4 अवस्थाएं से गुजर समाप्त होता है। यह 4 अवस्था क्रमिक रूप से इस प्रकार है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। साइटोकिनेसिस, इस अवस्था में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यह अवस्था कैरियोकिनेसिस के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। यह अवस्था पौधे तथा जंतु में एक समान रूप से नहीं होती है। जंतु कोशिका में टेलीफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव्य बीचों बीच अंदर धंसकर 2 भागों में बंट जाता है। पादप कोशिका के अंदर की ओर धंसकर विभाजित नहीं होता है। पादप के कोशिका द्रव्य के मध्य एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद सेल प्लेट के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बन जाती है और अंततः कोशिका द्रव्य 2 हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। इस तरह कैरियोकिनेसिस तथा साइटोकिनेसिस अवस्था के बाद एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं और प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। नए कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतना ही होती है जितना कि जनक कोशिका में होती है। अर्धसूत्री विभाजन यानी यह विभाजन जनन कोशिका के परिपक्व हो जाने पर होता है। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक जैसे शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल, अंडाणु कोशिका यानी ओवा सेल बनते हैं, जो जनन प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में संपन्न होते हैं। पहला चरण रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस फर्स्ट कहा जाता है। दूसरा चरण होमोटाइपिक डिवीजन या मियोसिस 2 कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन रिडक्शन डिवीजन या प्रथम विभाजन निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। सबसे पहले प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम और एनाफेज प्रथम, उसके बाद टेलोफेज प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन के रिडक्शन डिवीजन प्रथम चरण के प्रोफेज 1 अवस्था निम्नलिखित में पूर्ण होती हैं: लेप्टोटेन, जाइटोटेन, पेक्टिटेन, पिप्लोटेन, डाइकिनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण प्रोफेज अथवा चरण होते हैं।
रिडक्शन डिवीजन समाप्त होने पर कोशिका द्रव्य विभाजित होकर दो अनुजात कोशिका बनाता है। दो कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है परंतु अगुणित होता है। मियोसिस 2 अवस्था मिटोसिस डिवीजन की तरह ही संपन्न होता है। इस द्वितीय चरण में निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। मियोसिस पर द्वितीय संपन्न होने पर भी दो नए कोशिका बनाती है जिनमें गुणसूत्र की संख्या समान परंतु अगुणित होती है। मियोसिस डिवीजन के दोनों चरण समाप्त होने पर एक कोशिका से 4 कोशिकीय का निर्माण होता है। मियोसिस डिवीजन से बने अगुणित कोशिका निषेचन के दौरान आपस में मिलकर युग्मज या द्विगुणित कोशिका में बदल जाता है। इस तरह गुणसूत्र का आपस में मिलने से उसमें नवीनतम आती हैं जो सजीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। यही विभिन्नताएं पृथ्वी पर विकासवाद की कच्चा पदार्थ है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊतक विज्ञान, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू अंत तक जरूर देखिए। तो समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक सामान्य कार्य करते हैं ऊतक कहलाते हैं। ऊतक कोशिका का समूह है। एक ऊतक को सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान होती हैं। पौधा तथा जंतु की कोशिका लगभग समान होते हैं परंतु पौधा तथा जंतु के ऊतक अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जानेंगे पादप ऊतक के बारे में। तो पौधों को ऊतक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में किया गया है। पहला है विभज्योतकी ऊतक। यह ऊतक ऐसी कोशिका की बनी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ऊतक की कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजी होती है। इस ऊतक के कोशिका के बीच खाली जगह नहीं होता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य प्रचुर मात्रा में भरी रहती है परंतु इन कोशिका में रिक्तिकां छोटी होती हैं अथवा नहीं होती है। स्थिति के आधार पर विभज्योतकी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्य विभज्योतकी ऊतक यानी एपिकल मेरिस्टमम। यह ऊतक तने के अग्रभाग में रहते हैं। इस ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप ही पौधा लंबाई में बढ़ते हैं। पौधा की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टम यानी पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। यह ऊतक तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। इस ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप पौधा का मोटाई बढ़ता है। पौधा का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पौधा का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पार्श्व विभज्योतकी ऊतक को कैम्बियम भी कहते हैं। अगला है अंतःवेर्षी विभज्योतकी ऊतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम। यह शीर्षक विभज्योतकी ऊतक के ही भाग है जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। यह ऊतक प्रायः पत्तियों के आधार पर तने के पर्व यानी इंटरनोड तथा पर्व संधि यानी नोड के पास पाए जाते हैं। ऊतक सिद्ध ही अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। अगला है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनता है। यानी विभज्योतकी ऊतक जो है वो उसकी कोशिकाएं जो है लगातार विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाता है। नेक्स्ट है अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण अस्थायी ऊतक तथा जटिल अस्थायी ऊतक। साधारण ऊतक है इस ऊतक में समान आकार के कोशिका पाए जाते हैं तथा सभी कोशिका मिलकर समान कार्य करती हैं। साधारण अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृदु ऊतक। पेरेन्काइमा ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है। पेरेन्काइमा ऊतक जो है वो जीवित कोशिका का बना होता है। इस ऊतक की कोशिका प्रायः गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होता है। इस ऊतक के कोशिका के बीच खाली स्थान पाए जाते हैं। यह ऊतक पौधे के सभी कोमल भाग में पाए जाते हैं। यह ऊतक जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। इस ऊतक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थ को जमा करके रखना है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं
जिसके कारण यह ऊतक पौधे में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जिस पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट रहता है उसे हरित ऊतक यानी क्लोरोनेंसिफाइमा कहते हैं। जलीय पौधा का पैरेन्काइमा ऊतक वायुतक में बदल जाता है। वायुतक जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है। अगला है स्थूलकोण ऊतक। यह ऊतक भी जीवित कोशिका का बना होता है। स्थूलकोण ऊतक जो है यह जीवित कोशिका का बना होता है, लेकिन कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होते हैं। इस ऊतक की कोशिका लंबी, गोल और नियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। सेल्यूलोज की अधिकता के कारण इस कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह ऊतक केवल कमजोर पौधा में पाए जाते हैं तथा पौधे को प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों में यह ऊतक का अभाव रहता है। कभी कभी इस ऊतक में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। अगला है दृढ़ ऊतक। यह ऊतक मृत कोशिका के बने होते हैं। दृढ़ ऊतक जो है वो मृत कोशिका का बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिका लंबी, संकरी तथा मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं। इस ऊतक के कोशिका के बीच कोई खाली जगह नहीं होता है। इस ऊतक के कोशिकाओं में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। यह रसायन कोशिका में काफ़ी मजबूत बना देता है। यह ऊतक बीज तथा फल के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधे से प्राप्त जूट, सनई, पटवा दृढ़ ऊतक है। कभी कभी इस ऊतक में हरित लवक भी पाए जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। अगला है दृढ़ ऊतक। यह ऊतक मृत कोशिका के बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिका लंबी, संकरी तथा मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं। इस ऊतक की कोशिका के बीच कोई खाली जगह नहीं होता है। इस ऊतक के कोशिकाओं में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। यह ऊतक बीज तथा फल के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधे से प्राप्त जूट, सनई, पटवा दृढ़ ऊतक है। यह ऊतक पौधे को यांत्रिक सहायता पहुंचाते हैं तथा पौधा के आंतरिक भाग को सुरक्षा देते हैं। अगला है जाटिल ऊतक। जाटिल ऊतक विभिन्न आकार की कोशिका के बने होते हैं, परंतु सभी कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जाटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यानी दारू। यह जाइलम ऊतक 4 प्रकार के कोशिका का बना होता है। जाइलम ऊतक जो है वो 4 प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है, जिसका सर्वप्रमुख काम है जल का संवहन। इसके अलावा जाइलम पौधा को यांत्रिक सहायता देता है तथा भोजन संग्रह भी करवाता है। जाइलम जिस 4 प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं वह पहला है वाहिकाए, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। वाहिनिकाय का मुख्य काम है जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जल से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाय तथा जाइलम तंतु पौधे का यांत्रिक सहायता देता है तथा जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह करता है। जाइलम ऊतक के जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सभी कोशिका मृत होती हैं। आगे है फ्लोएम। जाइलम के तरह फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये 4 कोशिका है चालिनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित कोशिका है। फ्लोएम ऊतक जाइलम के साथ साथ पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधे को सभी भागों में पहुंचाना। पौधे का रक्षी ऊतक के अंतर्गत बाह्य त्वचा तथा कॉर्क आते हैं। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के कोशिका पौधा के सभी भाग यानी जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है तथा यह ऊतक पौधा को जल हानि, परजीवी, कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। मरुस्थलीय पौधे के एपिडर्मिस में भी क्यूटिन नामक जल अवरोधक रसायन पदार्थ बनता है जो पौधे में जल हानि को रोकता है। जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रोम पाए जाते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। अगला है कॉर्क। समय के साथ सब जड़ तथा तना पुराने होते जाते हैं, तब ताने के एपिडर्मिस का स्थान पर कॉर्क
कैम्बियम आ जाते हैं। यहाँ कॉर्क कैम्बियम पार्श्व विभाजोत्की की यानी कोशिका विभाजित होकर कॉर्क यानी छाल का निर्माण करता है। कार्क के सभी कोशिका मृत होती हैं। कार्क का मुख्य काम है पौधे को सुरक्षा देना। अगला है, कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन रहता है जिसके कारण कॉर्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता। कॉर्क का इस्तेमाल बोतल के कॉर्क बनाने में, खेल का सामान बनाने में, व्यापारिक कॉर्क क्विकर्स सुबेर नामक पौधा से प्राप्त होता है। वार्षिक वलय, विभिन्न वस्तुओं के मौसम बदलने के कारण कैम्बियम यानी पार्श्व विभाजोत्की की सक्रियता में परिवर्तन होता है। इस कारण पौधे में वार्षिक वलय का निर्माण होता है। वार्षिक वलय पौधा के एक वर्ष के वृद्धि को दर्शाता है। पौधा में जितने वार्षिक वलय होते हैं पौधे की आयु उतनी ही मानी जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ सालों भर मौसम के समान होता है वहाँ के पौधा में वार्षिक वलय नहीं बनते। समुद्र के आसपास उगने वाले पौधे में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि समुद्र के आसपास सालों भर मौसम समान रहता है। आगे है जंतु उत्तक यानी एनिमल्स टिश्यू। जंतु में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक एपिथीलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। एपिथीलियम उत्तक जो है वो अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। इस उत्तक के कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। एपिथीलियम उत्तक का मुख्य कार्य अंगों का सुरक्षा प्रदान करना है। यह उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ के विसरण, स्रवण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। एपिथीलियम उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सल्की एपिथीलियम। यह उत्तक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होता है। त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी उत्तक से होता है, एपिथीलियम से। इसके अलावा यह उत्तक रक्तवाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। अगला है स्तंभाकार एपिथीलियम। इस उत्तक की कोशिका लंबे होते हैं तथा कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होता है। यह उत्तक ऐसे अंगों के अतिरिक्त भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या स्त्रवण का काम होते हैं, जैसे आंत, आमाशय, पित्ताशय। अगला है घनाकार एपिथीलियम। इस उत्तक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। यह उत्तक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण करते हैं। प्रमुख ग्रंथि जो है वह श्वेत ग्रंथि। यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। इनके द्वारा पसीने का स्राव होता है श्वेत ग्रंथि के द्वारा। याद रखिएगा, पसीने का स्राव जो है वो श्वेत ग्रंथि द्वारा होता है। अगला है लैक्राइमल ग्रंथि। यह ग्रंथि आँख में पाई जाती है जिससे आंसू का स्राव होता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जिसके प्रभाव से आँख में आए हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेरुमिनस ग्रंथि। यह स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाए जाते हैं। इस ग्रंथि मोम के समान पदार्थ का स्राव होता है। सीवम ग्रंथि। यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस यानी भीतरी परत में पाई जाती हैं। यह ग्रंथि एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्रावित करती हैं जिसे सीवम कहते हैं, जो त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है। बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है, उसे सीवम ग्रंथि कहते हैं। पक्षाभि उपकला। इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सीलिया पाए जाते हैं। यह उत्तक ट्रैकिया के भीतरी सतह में अंडवाहिनी गर्भाशय में पाए जाते हैं। यह उत्तक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सीलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थों का एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों तथा उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच रिक्तीय स्थान होता है। उत्तक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। विभिन्न संयोजी उत्तक के मैट्रिक्स ठोस जेली के समान सघन, कठोर या तरल हो सकते हैं।
संयोजी ऊतक के प्रकार। अवकाशी ऊतक, यह ऊतक रक्तवाहिनी तथा तंत्रिकाओं के चारों तरफ घेरा बनाता है। एरियोलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी या दो मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। एलियोलर। मास्ट कोशिका, यह एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले कोशिका है। यह कोशिका रुधिर वाहिनियों के चारों तरफ पाई जाती हैं। इस कोशिका द्वारा हिस्टामिन, प्रोटीन, हिपैटिन, कार्बोहाइड्रेट तथा सीरोटोनिन यानी प्रोटीन स्रावित होती हैं। नेक्स्ट है हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता हिपैरिन तथा सीरोटोनिन रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। एरियोलर ऊतक के श्वेत तंतु कोशिका द्वारा कोलेजन प्रोटीन तथा पीला तंतु कोशिका द्वारा एलास्ट्रीन प्रोटीन स्रावित होती हैं। अगला है वसा संयोजी ऊतक। यह ऊतक वसा कोशिका से बनी होती है। इन कोशिका में वसा छोटी छोटी बूंद के रूप में भरी रहती हैं। यह ऊतक वसा को संचित करके रखता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखता है। वसा संयोजी ऊतक शरीर को ताप को बनाए कौन सा ऊतक रखता है? तो वसा संयोजी ऊतक, ध्यान में रखिएगा। शरीर के वसा कोशिका के अधिकता से मोटापा का सामना करना पड़ता है। अगला है कंडरा। यह संयोजी ऊतक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। यह ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। यानी कि संयोजी ऊतक जो है मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, उसको कंडरा कहते हैं, टेंडम। स्नायु, यह ऊतक हड्डियों यानी अस्थि को दूसरे हड्डी से यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, उसे स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं। उपास्थि ऊतक, यह ऊतक कोड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं के बीच स्थित स्थान में कोड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि अस्थिया के जोड़ को चिकना बनाता है। यह ऊतक बाह्य कर्ण, नाक, श्वास नली यानी ट्रेकिया, अस्टर्नम जैसे अंगों में पाए जाते हैं। उपास्थि ऊतक। अस्थि, यह काफ़ी मजबूत संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण से बने होते हैं। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसन नामक प्रोटीन होता है। यानी अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा यानी मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडिपोज ऊतक भरा रहता है तो उस मज्जा गुहा को अस्थिमज्जा कहते हैं। अस्थिमज्जा दो तरह के होते हैं। अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थिमज्जा तथा बीच वाले भाग में पीली अस्थिमज्जा पाया जाता है। लाल अस्थिमज्जा में यानी आरबीसी यानी लाल रक्तकण तथा पीली अस्थिमज्जा में डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्तकण का निर्माण होता है। स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान रचना होता है जिसे हैविसियन नालिका कहते हैं। हैविसियन नालिका की उपस्थि स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण हैं। अगला है रक्त यानी ब्लड। रक्त तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं। रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं तथा प्लाज्मा रक्त कोशिका में तरल तैरती रहती हैं। रक्त का 50% भाग प्लाज्मा का बना होता है। शेष 45% रुधिर कोशिका होता है। यहाँ 55 हो जाएगा, यानी रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल से बना होता है। शेष में 7% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती है। लाल रक्तकण यानी आरबीसी, दूसरा होता है श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। लसिका में केवल श्वेत रक्तकण होते हैं। इसमें लाल रक्तकण तथा प्लेटलेट्स का अभाव होता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के
संक्रमण को रोकता है। लसिका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थों का भी परिवहन होता है। नेक्स्ट है पेशी ऊतक। इस ऊतक की कोशिका लंबी लंबी होती है तथा इन कोशिका में एक प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यह ऊतक का मुख्य काम जीवों को प्रचलन में मदद करना है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अरेखित या अनैच्छिक पेशी। इस पेशी में होने वाले संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता है। यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस में, वृषण में, मूत्रवाहिनी तथा मूत्राशय में, रक्तवाहिनी में पाई जाती हैं। रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी। यह पेशी जीव के कंकाल यानी हड्डी से जुड़ी होती हैं तथा इनमें प्रसार तथा संकुचन जीवों के इच्छा के अनुरूप होता है। यह पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है एवं इस पेशी का कुल भार शरीर का कुल भार का 50% होता है। हृदय पेशी। हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं। हृदय पेशी की रचना रेखित पेशी के समान होती है। यह पेशी स्वभाव से अनैच्छिक होती हैं तथा जीवन भर इसमें प्रसार तथा संकुचन होता रहता है। तंत्रिका ऊतक है नर्वस टिश्यू। जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं इसी ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कहते हैं। यह ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती हैं। इन ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अगला चैप्टर है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वे जीव जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। प्रमुख सूक्ष्म जीव जैसे कि हो गया वायराइड्स। सर्वप्रथम वायराइड्स की खोज अमेरिका जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने किया था। वायराइड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायराइड्स विषाणु से सभी छोटे होते हैं। यह विषाणु के 1000वें भाग के बराबर होते हैं। वायराइड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है। वायराइड्स केवल परपोषी के शरीर में वृद्धि कर सकता है तथा यह पौधे के कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वायराइड्स केवल पौधे में पाए जाते हैं। अगला है प्रियॉन। यह एक असामान्य प्रकार के सूक्ष्म जीव जो केवल प्रोटीन का अणु बना होता है। प्रियॉन का व्यास 4 से 5 न्यूरोमीटर होता है। इसका निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में ही होता है। प्रियॉन के कारण बकरी और भेड़ में स्क्रापी रोग होता है, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट रोग होता है। इस रोग में मनुष्य को याददाश्त की कमी या पागलपन हो सकता है। अगला है विषाणु। लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने किया था। इवानोव्स्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था तथा उस वायरस का नाम उन्होंने टोबैको मोसेक वायरस एनटीएम भी रखा। प्रोटीन। विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतुओं में वायरस न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जबकि अन्य जंतु वायरस में डीएनए के रूप में होता है। अधिकांश विषाणु का आकार गोलाकार होता है। कुछ विषाणु डंडाकार या छड़ के समान भी होता है। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिकों का एक मत नहीं है। कुछ जीव वैज्ञानिकों जिसे सजीव मानते हैं तथा कुछ निर्जीव। अगला है विषाणु को निम्न आधार पर निर्जीव माना गया है। वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि कर सकता है। वायरस को क्रिस्टलीकरण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला है वायरस में श्वसन नहीं होता है। जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचय की क्रिया नहीं होती है। विषाणु को निम्न आधार पर सजीव माना जाता है। भिन्न वायरस का आकार और संरचना भिन्न होता है। वायरस जनन करता है
वायरस संवेदनशील होता है तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूल पाई जाती हैं। पादप वायरस पौधे के कोशिका में रहते हैं और उनमें कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वायरस द्वारा पौधे में होने वाले प्रमुख रोग: तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च होने वाला मोज़ेक रोग, आलू का लीफ रोल, भिंडी का पीत सीरा मोज़ेक, टमाटर का लीफ कर्ल। जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वायरस मनुष्य में भी घातक रोग फैलाते हैं। वायरस के कारण मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग: इन्फ्लुएंजा या फ्लू। यह रोग मिक्सो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है वह मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। रोग के विषाणु वायु द्वारा रोग के छींक के साथ फैलता है। ये इन्फ्लुएंजा विषाणु संक्रमित व्यक्ति को फेफड़े में तेजी से वृद्धि करता है एवं 1 से 4 दिन बाद संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कंपन, कमजोरी, नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं इन्फ्लुएंजा में, याद रखिएगा। इस रोग के नियंत्रण हेतु कई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है, फिर भी एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में आराम से कुछ राहत मिलती है। पोलियो या पोलीमाइलिटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से पहले आहार में प्रवेश करता है। आहार नाल से होते हुए यह वायरस रक्त वाहिकाओं में पहुंचता है। अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर यह वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं नष्ट कर देता है। इसके कारण पेशियां पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना बंद कर देता है। यह रोग बच्चों में ज़्यादा प्रभावी है, खासकर 6 महीना से लेकर 3 वर्ष तक की उम्र के। एक बार पोलियो रोगग्रस्त हो जाने पर प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं है। सिर्फ फिजियोथेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता कम किया जा सकता है। इस रोग से बचाव हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है। खसरा, यह मार्बोली विषाणु के कारण होता है। खसरा जो है मार्बोली विषाणु के कारण होता है। यह विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में एक आंख से पानी बहता है, बुखार होता है तथा 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। तो खसरा का पहचान करने का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें लिखा गया है कि संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक, आंख से पानी बहता है, बुखार होता है तथा 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ होगा किसी को तो आप लोग मान जाइएगा कि यह खसरा है। अगला है चेचक। चेचक जो है यह वेरियोला विषाणु के कारण होता है। यह बहुत ही संक्रमित रोग है। इसके विषाणु वायु के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होता है और उसे 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो ऐसा होगा तो चेचक हो गया होगा, याद रखिएगा। अब है छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स। यह रोग वेरियोला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। यह भी संक्रामक रोग है परंतु चेचक से कम। इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है तथा जोरों पर दर्द होते रहता है। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है, यानी छोटी माता रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोग को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से स्वतः ठीक हो जाता है। अगला है रेबीज। यह रोग रेबडी वायरस के कारण होता है। इस वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पाश्चर ने देखा तथा इस रोग के टीके का विकास भी उन्होंने किया। रेबडी वायरस कुत्ते, चमगादड़, गिद्दर जैसे जीव में पाया जाता है। जब यह जीव मनुष्य को काटता है तब वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण है सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द। धीरे धीरे रोगी पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। रेबीज संक्रमित व्यक्ति का गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है जिससे वह पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते देखते ही काफ़ी डरने लगता है। इस कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मनुष्य अधिकांश कुत्ते के काटने से रेबीज से प्रभावित होते हैं। कुत्ते अगर रेबीज से संक्रमित हो गए तो कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है।
संक्रमित कुत्ता अत्यंत क्रोधी एवं उग्र हो जाते हैं और व्यक्ति को काटने दौड़ता है। या संक्रमित कुत्ता सुस्त या मौन होकर एकांत स्थान पर खड़ा रहता है। कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है। कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है। तो यह मान लेना चाहिए कि एक निश्चित वह कुत्ता रेबीज से संक्रमित था। रेबीज वायरस से अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया हो तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है। अतः पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज सुई लगा दिया जाता है। अगला है हेपेटाइटिस। यकृत में वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है या अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से भी यह बीमारी होती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं जिसमें टाइप ए टाइप बी कॉमन है। हेपेटाइटिस ए से दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है तथा टाइप बी रुधिर लार आदि के संक्रमण से होता है। इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। इस रोग का टीका उपलब्ध है। अगला है बैक्टीरियोफेज। वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज ट्वाट तथा डी हेरेल ने 1917 में किया। यह विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होता है। बैक्टीरियाज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है तथा उन सभी स्थान पर पाए जाते हैं जहां जीवाणु की उपस्थिति होती है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। ये पानी को सराने वाले जीवाणु का भक्षण रहता है। यह कारण गंगा जल काफ़ी अधिक दिन होने पर भी खराब नहीं होता है। अगला है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव है। यह वायु, जल, भूमि हर जगह मौजूद है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। उन्होंने इसका नाम एनिमाक्यूल रखा। एहरनबर्ग द्वारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया नाम दिया गया। सर्वप्रथम लुई पास्चर उसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाला प्रमुख यानी सामान्य लक्षण। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर पेप्टिग्लाइकाइन से बनी होती है। जीवाणु अधिकांश परपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। विभिन्न जीवाणु का औसत आकार 1 एम से 5 एम तक होता है। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। जीवाणु के रूप के आधार पर विभिन्न नाम दिया जाता है। गोल आकार के जीवाणु को कोकाई, याद रखिएगा, गोल आकार के जीवाणु को कोकाई, घन आकार के गोल जीवाणु को सार्सिना, छर आकार के जीवाणु को बैसिलस और सर्पिल आकार के जीवाणु को स्पाइरिला, कामा आकार के जीवाणु को वाइब्रियो। जीवाणु में जनन प्रायः विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु से होने वाला आर्थिक लाभ। जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य करता है। यह मृत जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों को मिट्टी एवं वातावरण से मुक्त करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, कोलोरा एस्ट्रीडियम, राइजोबियम पौधे के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक के बदलते हैं जो खेती के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा पाचन क्रिया में सहायक ये जीवाणु भोजन के साथ आय हानिकारक जीवाणु को खासकर हमारी रक्षा करते हैं। रोमंथी जीव जुगाली करने वाले जीव के आमाशय में सेलुलोज पचाने वाला बैक्टीरिया होता है। इन प्राणियों के खाए गए घास के सेलुलोज को केवल उनके आमाशय में मौजूद जीवाणु ही पचा सकते हैं। दूध को दही में परिवर्तित जीवाणु ही करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टोज अम्ल में बदलता है जिससे दही बनता है।
जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधि लाई जाती है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। बैसिलस मेगाथीरियम माइक्रोकोकस जीवाणु द्वारा क्रमशः चाय तथा तंबाकू के पत्तों में सुगंध पैदा किया जाता है। इस जीवाणु का उपयोग नील के निर्माण में, चमड़े के शोधन तथा जूट के रेशों के अलग करने में किया जाता है। आजकल अधिकांश एंटीबायोटिक औषधि जीवाणु से तैयार किए जाते हैं। जीवाणु के बहुत ही जातियों द्वारा रोग प्रतिरोधक टीका भी तैयार किए जाते हैं। जीवाणु के प्रमुख हानिकारक क्रियाएं। बहुत से जीवाणु विषैले पदार्थ को स्रावित कर खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनियस आदि। कुछ जीवाणु मिट्टी में अवशेष नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ते हैं विनाइट्रिकारी जीवाणु कहलाते हैं, जैसे स्यूडोमोनास थायोब्लिसिस। स्पाइरोकीट साइटिफा जीवाणु रुई के रेशों को नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु पौधे में रोग फैलाते हैं। प्रमुख रोग जो जीवाणु द्वारा होता है: आलू का बिल्ट रोग या सैथिल रोग, गन्ना में लाल धारी रोग, चावल का अंगमारी रोग, नींबू तथा टमाटर का कैकर रोग, सेब और नाशपाती का निंजा या अग्निरज्जा रोग, बंदा गोभी का काला बिगलन रोग, गेहूं का बिलगन रोग, गेहूं का टुंडू रोग। जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला प्रमुख रोग: क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ा की कोशिका को नष्ट करने लगता है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीना से ज़्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार इस रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं। इस रोग के जीवाणु प्रायः रोगी के थूक, कफ तथा खांसी से फैलता है। टीबी हमारे देश का एक प्रमुख बीमारी है। भारत की 10% जनसंख्या इसकी चपेट में है तथा प्रतिवर्ष 5% लोगों की मृत्यु टीबी के कारण होती है। इस रोग का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबे अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। इस रोग का उपचार संभव है यानी कि बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय से BCG यानी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन का टीका दिया जाता है। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टाइफाइड, यह रोग साल्मोनेला टाइफी नाम बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। यह बैक्टीरिया पेयजल, भोजन, दूध, कच्चे फल, सब्जी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह रोग बच्चों को प्रायः होता है। इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है कमजोरी, सिर दर्द, तेज बुखार। टाइफाइड बुखार संक्रमित व्यक्ति को 3 सप्ताह तक लगा रहता है। टाइफाइड 3 सप्ताह तक। टाइफाइड बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष बाद TAB यानी टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका लगवानी चाहिए। निमोनिया, इस रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में फेफड़ा में स्थित वायुकोष्ठ का तरल सूख जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होता है। ज्वर, खांसी, सिर दर्द इस रोग के सामान्य लक्षण हैं। हैजा, यह ब्रीवियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है, जिससे रोगी को बार बार पानी जैसा पखाना, दस्त, उल्टी होते रहता है हैजा में। इस रोग से बचाव हेतु टीका उपलब्ध है। एंथ्रेक्स, यह रोग बैसिलस एंथ्रेक्सिस जीवाणु के कारण प्रायः पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी को होता है। फिर पालतू पशु के फल संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है। इस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी आदि होता है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला अन्य रोग है डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी। ये सभी जीवाणु द्वारा होता है। अगला है गर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यानी रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्मजीव मानव में रोग फैलाते हैं। उन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का पता लगाकर इसे प्रमाणित किया। रॉबर्ट कोच का यही मत जर्मन थ्योरी ऑफ डिसीज कहलाता है।
प्रोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्मजीव। प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक कोशिका का बना होता है। इस जगत के जीवों में प्रचलन अंग के रूप में सीलिया, फ्लैजिला तथा कूटपाद पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट जगत के सूक्ष्मजीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों स्वभाव के होते हैं। स्वपोषी प्रोटिस्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोशिकीय शैवाल आते हैं। परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं, जैसे इगुलिना। यह एक कोशिकीय मुक्तजीवी जीव है। इसमें प्रचलन अंग के रूप में फ्लैजिला पाए जाते हैं। इगुलिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। इसमें पौधे के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ है। इगुलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। इसे पौधा तथा जंतु के बीच का संयोजन करी माना जाता है। इगुलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पैरामीशियम यह एक प्रोटोजोआ है, यानी पैरामीशियम जो है वह प्रोटोजोआ है जिसमें सीलिया द्वारा प्रचलन होता है। इस प्रोटोजोआ का आकार चप्पल से मिलता है, जिसके कारण इसे चप्पल तंतु भी कहते हैं। अगला है प्लाज्मोडियम। यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। यानी प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक तत्व की जरूरत होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य है, दूसरा पोषक मादा एनाफिलीज मच्छर है। यह प्रोटोजोआ एनाफिलीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। इसके जीवन चक्र की कई अवस्थाएं होती हैं। जब यह मनुष्य के रक्त यानी आरबीसी में मेरोज्वाइंट अवस्था में आता है, तब आरबीसी की हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार, रक्त में आरबीसी कोशिका की कमी, प्लीहा का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। इस रोग हेतु कोई टीका नहीं बना है। इस रोग की मशहूर दवा है कुनैन, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा अंटेमिसिया नामक पौधा से आर्टिथिर नामक पदार्थ निकाला जाता है, जो कुनैन की तरफ आई है। इस रोग का नाम मेकुलॉक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। CLA लेब्रॉन नामक फ्रांसीसी डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। इसके लिए लेब्रॉन को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला। सर रोनाल्ड रॉस को एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। उन्होंने यह पता लगाया कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है। रोनाल्ड रॉस की इस कार्य हेतु 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है लिस्मेनिया डोनोवानी। इस प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। कालाजार का संक्रमण बालू मक्खी द्वारा होता है। बालू मक्खी नम मिट्टी के दरार के बीच चूहे के बिल में रहती है। यह मक्खी कम रोशनी वाली जगह पर होती है। कालाजार के मुख्य लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बुखार, खून की कमी, एनीमिया, जिगर और तिल्ली का बढ़ना, भूख न लगना। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। अगला है ट्रिप्सोमा गैम्बियंस। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं और स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलता है। इस रोग को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमिफिस रोग भी कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी द्वारा पहुंचता है। प्रारंभिक लक्षण देखने पर ही इसका उपचार नहीं हुआ तो यह प्रोटोजोआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता है। तब यह रोग जानलेवा साबित हो सकता है। एंट अमीबा जीवैलिस। यह अमीबा समूह का प्रोटोजोआ जिसके द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग दांत तथा मसूड़ा खराब हो जाते हैं। यह दांत का सामान्य रोग है जिसका उपचार आसानी से हो जाता है। अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिका। यह अमीबा हिस्टोलिका का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में अमीबीय पेचिश रोग होता है। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश कर कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति को पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलने लगता है। यह पेचिश रोग का सामान्य लक्षण है। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। इस रोग में काम आने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। अगला है एंट अमीबा कोलाई। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत से कोलोन में उपस्थित रहता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वास्थ्य कोशिका को क्षति नहीं पहुंचाती है।
यह प्रोटोजोआ कोलेन में पहुँचने अपच भोजन में उपस्थित जीवाणु का भक्षण करता है। अगला है अमीबा। अमीबा एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल तथा नम भूमि पर पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूटपाद पाए जाते हैं, जिसका उपयोग यह भोजन ग्रहण करने में करता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं रहता है, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रोटोजोआ यूकेरियोटिक है। अगला है कवक जगत यानी फंगी किंगडम। इस जगत में बहुकोशिकीय पौधे को रखा गया है, जिसमें कोशिका भित्ति तो है परंतु क्लोरोफिल इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को पौधा ही माना जाता है। कवक को कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन्स की बनी होती है, जिसमें जीवों की तरह ग्लाइकोजन से भोजन के रूप में जमा रहता है। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांश कवक जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं। यह ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। कवक परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। ये हर जगह तथा सभी परिस्थितियां में पाए जाते हैं। कुछ कवक स्थान विशेष पर उगते हैं, जिन्हें विशेष नाम से संबंधित करते हैं। जैसे पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कार्टिकोलस, गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस, चट्टान पर उगने वाले कवक को सेक्सिकोलस कहते हैं। कवक के शरीर की संरचना धागे के जाल समान होते हैं। इस जाल को कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल से तंतु के समान संरचना निकलती है, जिसे हाइफा कहते हैं। हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर से पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। प्रमुख लाभदायक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। रोमेरिया, क्लेवेसिया, एगेरिक्स कवक को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम को खाद्य छत्रक भी कहा जाता है। ईस्ट कवक की प्रजाति सेक्रोमाइसिस सेरेवसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग तथा डबल रोटी को नरम तथा समझे बनाने में किया जाता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया कवक से इरगोट प्राप्त होता है, जिससे नशीले ड्रग्स तैयार होता है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलिन नोटेटम कवक से हुआ। कवक परिस्थिति तंत्र में अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। प्रमुख हानिकारक कवक से एल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है, जो पालतू पशु को हानि पहुंचाता है। कवक से विभिन्न पदार्थ LSD यानी लाइसेर्जिक एसिड, डाइथैलामाइड प्राप्त होता है। कवक पौधे में कई भयंकर बीमारी को फैलाता है। कवक द्वारा होने वाला रोग: आलू का लेट ब्लाइट यानी कवक के कारण। मूंगफली का टिक्का रोग होता है, वो सार्कोस्पोरा पर्सिनेडा कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग जो है वो कवक के कारण होता है। चने का विल्ट रोग, बाजरे का अर्गट रोग और धान का प्रध्वंस रोग आदि। आलू का अंगमारी रोग, अंगूर का पाउंड्री मिल्ड्यू, गेहूं का लाल रस्ट, सरसों का सफ़ेद कीट रोग। कवक मनुष्य में कई रोगों को फैलाता है। प्रमुख है एथलीट फूक, कवक के कारण होता है। खाज यानी दाद, खाद, खुजली, गंजापन, ये सब जो है वो कवक के होता है। एथलीट फुट जो होता है वो ट्राइकोफाइटिन कवक से होता है। खाद सरकाप्टस एस्केबिज कवक से होता है। दाद जो है ट्राइकोफाइटन कवक से होता है। और गंजापन जो है टीनिया कैपेटिस कवक से। एस्परजिलोसिस जो है वो फेफड़ा रोग है। तो दोस्तों आज तक इतना ही रखते हैं, फिर अगला क्लास में बात करेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।